वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि अगर डेंगू की जो है वो फीवर का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी कैसे तशखीस करते हैं, यानी डायग्नोस करते हैं। तो सर आप जो है वो हमें डेंगू NS1 के बारे में बता रहे थे, तो किस तरह से उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और बाकी उसके अलावा क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होते अच्छा देखिए, NS1 एक सिंपल टेस्ट है, मतलब कि एक रैपिड डायग्नोसिस के थ्रू हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसे कहते हैं नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन 1। तो ये वो प्रोटीन होती है जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है, और प्रोटीन्स भी हैं जो कि वायरस रिलीज करता है, उसे कहते हैं NS3, NS4, NS3A, NS4A। तो वो अनफॉर्चुनेटली आपके सेल के अंदर ही रिलीज होती है, तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो अब ये NS1 जो है जब ब्लड में आ जाती है तो ये 6 दिन तक आप इसको जब परफॉर्म करते हैं टेस्ट को, पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, उसमें NS1 अगर पॉजिटिव हो तो उसको मतलब कि एक्टिव इन्फेक्शन आप कह रहे हैं, कि मतलब कि एक्यूट इन्फेक्शन भी उसको कह रहे हैं, एक्टिव भी कह रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये है कि NS1 6 डेज तक अगर फीवर है तो NS1 आपने करवाना है। अच्छा, दूसरा टेस्ट होता है डेंगू एंटीबॉडीज, वो होता है IgM एंड IgG। स्पेसिफिकली 2 टाइप के एंटीबॉडीज हम करवाते हैं। IgM प्राइमरी एंटीबॉडी है जो NS1 के बाद बनेगी। 6 दिन के बाद आपका इम्यून सिस्टम जो है ना एक्टिवेट हो जाता है। एक्सपोज पहले हो जाता है, एक्टिवेशन बाद में होती है। आज फर्स्ट सबसे पहले IgM एंटीबॉडी बनी है। IgM एंटीबॉडी बनने के बाद उसका दुराने भी 6 से 7 दिन रहता है, उसके बाद आपकी IgG एंटीबॉडीज बनती है आफ्टर 14 डेज। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप डॉक्टर के पास जाए तो आप उसको हिस्ट्री लाजमी बताएं अपनी पूरी, कि आपको बुखार कितने दिन से है। अगर आपने बुखार आपको 8 दिन से हो रहा है और वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा एंटीबॉडीज करवा कर आए, तो वो एंटीबॉडीज की सिग्निफिकेंस वहाँ कुछ और हो जाएगी। अगर बुखार 8 दिन से है और आपने उसको बताया 3 दिन हुए हैं मुझे, तो डॉक्टर NS1 लिख देगा, तो NS1 विल बी नेगेटिव, और जबकि आपको एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं, आपको इन्फेक्शन हो चुका है। यहाँ पे एक बड़ा अहम नुक्ता है जिसको हमें जो है वो समझने की ज़रूरत है। अच्छा सर, एंटीबॉडीज एंटीजन के अलावा जो है वो CBC का भी कोई इसमें रोल होता है? हाँ, ये CBC एक मतलब कि एक बेसलाइन टेस्ट है जो कि आपको क्लू देता है कि भाई वेयर यू मे गो, ठीक है, या वेयर यू आर गोइंग, या क्या आपको होने लगा है। तो मैंने जैसे बात की ना, तो ये एक सेल्फ मतलब कि एक एलिमिनेशन आपकी इम्यून सिस्टम के थ्रू इसकी हो जाती है, मगर कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि CBC में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कि एक तो जब आपका ल्यूकोपीनिया, एक वाइट सेल्स की सेल लाइन होती है, वाइट सेल जो होते हैं ना, एक होते हैं प्लेटलेट्स, होते हैं वाइट सेल्स आपके ल्यूकोपीनिया, जब आप वायरस अटैक करता है तो बोन मैरो ट्रिगर होती है, और एज ए रिजल्ट जो है ना आपकी सेल लाइन वाइट सेल जो एक्यूट इन्फेक्शन में आपकी वो लो डाउन हो जाती है। तो वाइट सेल आपके अगर नॉर्मल आपके 6000 है तो आपकी वो 2.5 3 डिपेंडिंग ऑन द इम्यूनिटी। तो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कैन आल्सो बी रीजन फॉर दैट वन, क्योंकि बोन जब सेल लाइन आपकी इन्फेक्टेड हो गई है तो प्लेटलेट्स भी आपकी उसकी जो प्रोडक्शन है वो सफ़र कर जाती है, तो प्लेटलेट्स भी आपके लो डाउन हो जाते हैं उसमें। और इसके अलावा अगर डेंगू इन्फेक्शन में आपको कैपिलरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, या जिसे हम कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है ना, ये प्लाज्मा लीकेज इज बेटर वर्ड। प्लाज्मा लीकेज में ये होता है कि इसको मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह समझाता हूँ कि अगर दीवार में एक लाइन मतलब कि पाइप जा रहा है, वो लीक हो गया, अब आपको पूरी दीवार को तोड़ना पड़ेगा ताकि उस पाइप को निकाल के उसको रिपेयर करें। जबकि डेंगू में ये बड़ा सिवियर कॉम्प्लिकेशन जब आ जाती है, जब अंदर उसको प्लाज्मा लीक हो रहा है, जिसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर यस, डेंगू हेमरेजिक फीवर एक बड़ी सर्टन कंडीशन है, ये भी उन पेशेंट्स में आती है। उसकी हम बात करते हैं, जब ये हो जाती है तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है इसको मैनेज करना, क्योंकि आप कौन कौन सी ब्लड वेसल को आप रिपेयर करेंगे या किस किस को ओपन करेंगे। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा गुफ्तगू पे आगे जाने से पहले मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है कि जो कि आम लोगों के लिए है, वो ये है कि अगर WBCs काउंट आपने बताया जो कि सफ़ेद हिस्से होते हैं खून के, अगर वो कम हो जाए तो उसकी क्या क्या मतलब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एक आम बंदे पर उसका कैसे असर होता है। अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहे हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर में, तो उसका क्या जो है वो मतलब आम बंदे पर क्या क्या असरात हो सकते हैं? अच्छा, वाइल ये थोड़ा सा मिथ था कि अगर प्लेटलेट्स काउंट नीचे हो गए या वाइट सेल आपके नीचे हो गए लोअर काउंट से, तो आप एक बहुत ही सीवियर कंडीशन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिवियरिटी ये मतलब कि ये तो आपके इन्फेक्शन में हो गई होगा, ठीक है। जब आपके बाहर से कोई आगे अटैक हो रहा है तो वाइट सेल आपकी फाइट कर रहे हैं, और बोन मैरो ट्रिगर हो रही है, बोन मैरो मतलब कि सुप्रेस्ड हो रही है, तो ये तो एक नॉर्मल फिनोमिना होता है। तो सम टाइम आप इससे रिकवर भी कर जाते हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि जब आपके वाइट सेल क्यों कम हुए हैं, तो आपकी जाहिर है वो दे आर द आपकी फौज है, वाइट सेल आपकी एक आर्मी है,
मतलब कि जब भी कभी और आर्मी ऑफ द बॉडी, आर्मी ऑफ द बॉडी, मतलब कि आप जैसे आपको पाकिस्तान आर्मी है, पाक फिजाइया, बहरी फौज एंड सो ऑन, तो आपको जो डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो आपके जो आपकी ये लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड सो ऑन और अदर वाइट सेल्स होते हैं जो कि ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब आपका वाइट सेल कम हो गए तो योर इम्यूनिटी इज गोइंग लोअर डाउन, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। प्लेटलेट्स का कम हो जाना मतलब कि दो नॉर्मल से कम हो जाएगा तो आप उसको अलार्मिंग कह सकते हैं, मगर इतना कम ना हो कि मतलब कि आप ब्लीडिंग शुरू हो जाए। ब्लीडिंग, जाहिर है ब्लीडिंग प्लेटलेट्स जो क्लम्पिंग कॉज करते हैं ना, मतलब कि क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेशन के अंदर भी रोल प्ले करते हैं, और सो दैट ये आपको इंटरनल ब्लीडिंग और मतलब के और डिफरेंट ओपनिंग के थ्रू आपकी बॉडी से वो ब्लीडिंग ना हो। तो दीज थिंग्स कैन बी वर्सन एंड मोर। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, अमूमन ये ज़्यादातर अलामात जो है ना, ये जो मैं आपकी बात कर रहे हैं, ये उन लोगों में ज़्यादा आपको पाई जाती है जिनको सेकेंडरी डेंगू होता है। अब देखिए आपके जो डेंगू के जो सीरोटाइप्स, जो टाइप्स आपकी मैं हल्की इजी लैंग्वेज में बात करता हूँ, जो टाइप्स होती हैं वो आजकल 4 है, 5 भी आ गई, तो 4 तक हम डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 सीरोटाइप्स हैं। अगर किसी शख्स को एक मरतबा डेंगू 1 सीरोटाइप से इन्फेक्शन हो गया, अब कुदरत का निज़ाम है, आपको एंटीबॉडीज डेवलपमेंट होगी, तो वो एंटीबॉडीज अब उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी वायरस को, ओके। और आपकी मेमोरी सेल आईजीजी एंटीबॉडीज को मतलब के रिकॉर्ड में रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर डेंगू 1 का वायरस दोबारा होगा उसी स्ट्रेन का, तो उससे क्या होगा, तो वो आप मतलब प्रोटेक्शन में चले जाएंगे। तो ये ऐसे ही मैकेनिज्म है जैसे वैक्सीन के अंदर आप वैक्सीन को इन्फ्यूज करते हैं और आप प्रोटेक्शन बनाते हैं। अच्छा, दूसरी मरतबा एक शख्स जो पहले डेंगू 1 सीरोटाइप से इन्फेक्टेड हुआ है, अगर वो डेंगू 2 से इन्फेक्टेड होगा, तो वो मतलब कि कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कहते हैं एडीई, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, तो उसमें साइटोकाइंस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अब वो फिर आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन काज करता है कि आपका साइटोकाइंस ज़्यादा बन जाते हैं और वो आपकी प्लाज्मा लीकेज का बाइस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सर यहाँ पर आप मुझे जो है वो एक चीज़ ये बताइएगा कि अभी जो हमारा रेशो है डेंगू फीवर का, अगर मैं उसको कंपेयर करूं कि पिछले माह से या फिर 2-3 हफ्तों से, तो क्या कम होता जा रहा है या फिर इसकी शरह हमारे पास और बढ़ती हुई जा रही है? कराची की बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो अक्टूबर का महीना गया है ना, तो वी फाउंड लॉट ऑफ केसेस इन अक्टूबर, मोर देन 15,000 केस हमें यहाँ पर मिले हैं। और मतलब कि दिस इज अ बिग रेशो, मतलब अक्टूबर आफ्टर मानसून रीजन, पानी आया, पानी जमा हुआ, पानी ड्रेन नहीं हुआ, तो ये मतलब कि चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ये नहीं कि सिर्फ अक्टूबर में डेंगू होता है, सितंबर में भी हो सकता है, जुलाई में भी हुआ है, जनवरी में भी हुआ है। आपका साफ पानी भी है, अगर साफ पानी को भी प्रॉपर ड्रेन नहीं हो रहा और वहाँ पे जाके एडीज इजिप्टी ने अपना वहाँ पे एग इंड्यूस कर दिया और वहाँ पर वो लार्वा बनेगा और पीपा बनेगा और वो एक मैच्योर वायरस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है छतों के ऊपर, घरों में, अपने वेयर हाउसेस में, अपने स्टोर रूम्स के अंदर, यहाँ पे मतलब कि मच्छर की एंट्री हो सके, वहाँ पे मतलब कि वो चीज़ें ना रखें जहाँ पे पानी जमा हो और पानी गीले कपड़े हों। तो वो क्या करते हैं कि आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है वायरस के लिए, कि सो दैट यू हैव टू बी। अच्छा, समझने की जरूरत ये है कि सिर्फ गंदे पानी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे साफ पानी की भी बात हो रही है कि डेंगू सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई बारिश हुई, गंदे पानी का, गटर का पानी है, गलियों में ये चीज है तो उसमें डेंगू होता है, ऐसा नहीं है। साफ पानी भी अगर आप बाल्टी भर के रख रहे हैं, अगर आप पीने के पानी को भी रख रहे हैं, तो उस पर भी वो डेंगू जो है ना वो हो यस, सकता है। आपका जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, ये जो मतलब कि नीचे हम बनाते हैं, टैंक्स बनाते हैं, टैंक के अंदर पानी डिपॉजिट करते हैं। अगर टैंक के अंदर एक रेमेडी है कि ये गाइडलाइन है कि अगर आप एक हफ्ते के बाद एक जो खाने का ऑयल होता है, डालडा है या सुप्रीम है, एनीवे जो सा भी ऑयल आप घर में यूज़ करें, उसके 2 से 3 चम्मच उस टैंक में डाल दें आप। उस टैंक में उस डालने से ये होगा कि जो सुपरफिशियल लेयर है ना, वो उसकी जो है वो वहाँ पे एग को मतलब डेवलप होने नहीं देगी और मैच्योर वायरस वहाँ बनेगा नहीं। तो वो एक जो वायरस की डेवलपमेंट जो है, सॉरी पैरासाइट जो है एडिस इजिप्टी की जो डेवलपमेंट है उसको सीज कर देगा। तो ये वाली प्रैक्टिस भी आप जो खासतौर पर पानी तो लाजमी हर कोई यूज़ करता है घरों में, तो इस प्रैक्टिस को लाजमी इम्प्लीमेंट करें सो दैट द डेवलपमेंट ऑफ द एडिस इजिप्टी कैन बी ब्रेकिंग डाउन। सर यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, माशाल्लाह से आप सीनियर जो है वो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर जेपीएमसी की लेबॉर्ट्री में काम जो है ना वो काम करें और माशाल्लाह से एक अच्छे ओहदे पर हैं, खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं।
और जिना हॉस्पिटल की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है कि जिसमें सिर्फ सिंध के नहीं, पाकिस्तान के और भी जो हमारे सूबे हैं वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग आते हैं। लोगों का एक तासुर होता है कि चूंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं तो वो इतने अथेंटिक नहीं होते, उनकी एक्यूरेसी नहीं होती, तो वो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बजाय हमारे पास जो और प्राइवेट हॉस्पिटल से, मैं नाम तो नहीं लूँगा, तो उन्हीं हॉस्पिटल से जाके या फिर लेबॉर्ट्री से जाके अपना टेस्ट कराते हैं। तो मुझे थोड़ा सा आम लोगों की इन तमाम चीज़ों को जो है वो दूर करना है। उसके लिए आप मुझे बताएं कि एक जो प्राइवेट इदारा है उसमें जो सीबीएसई का टेस्ट किया जाता है और जो जेपीएमसी में किया जाता है, उसमें कोई डिफरेंस भी है? या डिफरेंस है तो क्या है, और उसके लिए क्या क्या अभी तक इकदाम लिए गए? वेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जब तक आप किसी पे एतबार ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा ना, तो जब तक आप मतलब के काम सही नहीं कर पाएंगे। सही बात। तो ट्रस्ट डेवलपमेंट इज सो मच इम्पोर्टेंट ऑन द बिहाफ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम जिना हॉस्पिटल। मतलब मैं खुद वहाँ पार्ट हूँ, लास्ट 14 ईयर से लैब को सुपरवाइज कर रहा हूँ, लैब को देख रहा हूँ वहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा, आई एम द विटनेस ऑफ दैट कि जो भी वहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल की गई है विद द हेल्प ऑफ प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट जेपीएमसी एंड विद द हेल्प सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, तो वो द स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर हैं, जो कि हम बड़ी बड़ी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लैब्स हैं, जो स्टैंडर्डाइज ISO 15189 या मतलब कैप स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग के पास जेपीएमसी में भी वही मशीनें हैं जो कि बाहर आप प्राइवेट थाउजेंड्स ऑफ रुपये देकर टेस्ट करवाते हैं। सेकंड थिंग ये है कि देखिए, आप इस बात पर समझें कि जहाँ पे ज़्यादा क्राउड होगा तो वहाँ पे आपके चैलेंजेस भी ज़्यादा होंगे। अब डेफिनेटली ये बात एक इम्पॉर्टेंट बात है, जेपीएमसी पूरे चारों सूबों से लोग यहाँ पे आके इलाज अच्छा सर, यहाँ पे एक वक्त हुआ है ब्रेक का, हम इंशाल्लाह ब्रेक से वापसी आकर इस बात को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिए, मुलाकात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।